Welcome back, friends. Let's begin another topic under plant development, that is seed germination. So let's understand seed germination. First, हम definition देख लेते हैं. Germination is the process that begins with water uptake by the dry seed and ends with the emergence of embryonic axis. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, है ना? सो हम डे टू डे लाइफ से घर से फिर से एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने किचन से, है ना, जो कि काफ़ी इजी होता है समझने के लिए. सो इन मराठी वी से मोड येने, किसी भी सीड का मोड आता है ना. तो इन हिंदी वी कॉल अंकुरित दालें, है ना. इन इंग्लिश वी कॉल दैट स्प्राउट. तो आप जब कभी भी मूंग भिगाते हैं घर पे, मटकी भिगाते हैं, तो उसमें वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाहर आता है, वो रेडिकल है, यानी वो रूट का फॉर्मेशन करेगा. ठीक है. और जो ऊपर के साइड ग्रीन कलर का प्लिम्यूल, जो कि शूट का फॉर्मेशन करेगा. सो आपने ऑब्जर्व किया है, आप सब ऑब्जर्व करिए और कभी न कभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि रूट पहले प्लिम्यूल सॉरी पहले रेडिकल बाहर क्यों आता है, पहले रेडिकल बाहर क्यों आता है, पहले पहले प्लिम्यूल बाहर क्यों नहीं आता. ठीक है. चलिए, काफ़ी लॉजिकल और काफ़ी इजी आंसर होगा इसका. तो प्लीज़ सोचिए इस बारे में और मुझे बताइए. सो आई होप सीड जर्मिनेशन आपको समझ में आ गया है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ डाइकॉट एंड मोनोकॉट सीड आपको दिखाया जा रहा है. सो बीन सीड है, जो कि आप राजमा जैसे होता है वैसे इमेजिन कर लीजिए. सो बीन सीड, डाइकॉट सीड, एंड दिस इज वर्टिकल सेक्शन ऑफ मेज सीड यानी कि मोनोकॉट, मेज यानी कि मक्का. ओके, तो आप यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स देख सकते हैं, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, बेबी रूट बोला यानी कि छोटा सा रूट अब डेवलप हो रहा है, सीड कोट, कॉटिलिडन यानी कि सीड लीफ. ठीक है, कॉटिलिडन जो सबसे पहले हमें दिखते हैं किसी भी सीडलिंग में जर्मिनेशन के बाद. सो उसी तरह मोनोकॉट में भी आप देख सकते हैं सीड कोट. ठीक है, देन एल्यूरॉन लेयर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आज हमारे लेक्चर के लिए, वो है एल्यूरॉन लेयर. देन एंडोस्पर्म, स्क्यूटेलम, कोलियोप्टाइल, प्लीम्यूल. देखिए प्लीम्यूल यानी कि जो शूट का फॉर्मेशन करता है, रेडिकल यानी कि जो रूट का फॉर्मेशन करता है, कोलियोराइजा. तो इस तरह के डिफरेंट रूट के पार्ट्स हैं जो आपने स्टैंडर्ड 11th-12th में बायोलॉजी में आपने ये देखा है और आपने पढ़ा है. ओके, सो ये बेसिक है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन के लिए. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ओके, तो अब हम एक एक करके फेजेस ऑफ जर्मिनेशन देखने वाले हैं. फेजेस ऑफ जर्मिनेशन में हम जर्मिनेशन को 3 फेज में डिवाइड करते हैं, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3. सो पहले वाले फेज में सिंपल सी बात है, ड्राई सीड टेक अप वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबिशन. इम्बाइबिशन के थ्रू सीड वाटर एब्जॉर्ब करती है. Water uptake by imbibition, decline, and metabolic processes like transcription and translation are initiated. ठीक है, तो अब सेकेंड फेज में क्या होता है कि पानी का जो अपटेक है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि सीड को बाकी काम भी करने हैं. ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पे काम शुरू हो जाएगा. ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है. प्रोटीन क्यों चाहिए, क्योंकि अब एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर जो है सीड के अंदर, उसको अब बढ़ाना है ना. उससे अब रेडिकल यानी कि रूट और शूट का फॉर्मेशन करवाना है. सीड को अब सीडलिंग बनाना है, धीरे धीरे उसे एक प्लांट में कन्वर्ट करना है, इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस की जरूरत पड़ेगी. एम्ब्रियो एक्सपैंड्स एंड रेडिकल इमर्जेस फ्रॉम द सीड कोट. ओके, थर्ड फेज में वाटर अपटेक रिज्यूम्स, यानी कि पानी जो अपटेक हो रहा था वो फिर से शुरू हो जाएगा, because water potential decreases as the food reserves are fully mobilized. तो जो फूड रिजर्व सीड हमेशा सीड जो होती है वो अपने अंदर फूड रिजर्व को रखती है, किसी भी फॉर्म में रख सकती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, इस फॉर्म में फूड रिजर्व को रखती है. क्यों, क्योंकि जो बेबी प्लांट है, यानी कि जो हम कह सकते हैं जर्मिनेशन प्रोसेस में जो एनर्जी लगेगी, है ना, उसके लिए उस एनर्जी के लिए फूड रिजर्व रखा जाता है सीड में, ताकि जब तक सीडलिंग फोटोसिंथेसिस करना शुरू ना करे तब तक सीड ही उसे एनर्जी देते रहे ग्रोथ में, डेवलपमेंट में. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं.
मोबिलाइजेशन ऑफ स्टोर्ड रिजर्व्स, यानी कि हम पहले भी पढ़ के आ चुके कि सीड जो है वो फूड को स्टोर करके रखती है। मैंने आपको बताया क्यों रखती है, अपने फ्यूचर सीडलिंग के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, है ना। तो कौन से फॉर्म में रहता है वो भी हमने डिस्कस किया था। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर स्टोर्ड इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स इनसाइड सीड. Starch is stored in amyloplast. Okay, in the endosperm of cereals, two enzymes are responsible for initiating starch degradation. तो ये starch जो amyloplast में stored है, इसे degrade करना पड़ेगा, क्योंकि हम energy use कैसे करेंगे, है ना। सो ये स्टोर्ड फॉर्म में है, उसे हमें यूटिलाइजेबल फॉर्म या यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अल्फा एंड बीटा अमाइलेज नाम के जो एंजाइम है उन्हें बनाना पड़ेगा, और वो क्या करेंगे, स्टार्च को डिग्रेड करेंगे सीड के। अल्फा अमाइलेज हाइड्रोलाइजेस starch internally, produces oligosaccharide consist of alpha 1 4 linked glucose residue. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, इम्पोर्टेंट बात है कि हमने दो अमाइलेज के बारे में कहा, अल्फा एंड बीटा। और अल्फा अमाइलेज क्या करती है, स्टार्च चेन को जब हाइड्रोलाइज करती है यानी कि तोड़ती है, तब ऐसे छोटे छोटे ओलिगोसैकेराइड्स, आपने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा होगा तो उसमें आपने मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे, जो कि कंप्लीटली दूसरा टॉपिक है। अभी आपको याद दिला रही हूँ मैं। और स्टार्च का डिग्रेडेशन होगा तो अल्फा 1,4 लिंक ग्लूकोज रेसिड्यूज मिलेंगे, ठीक है। और कौन डिग्रेड करेगा, अल्फा अमाइलेज। देन बीटा अमाइलेज डिग्रेड्स दीज ओलिगोसैकेराइड। देखिए, वही ओलिगोसैकेराइड जिसको अल्फा अमाइलेज से डिग्रेड किया गया था, स्टार्च को डिग्रेड करने पे जो अल्फा ओलिगोसैकेराइड्स मिले थे, उसको अब और छोटे छोटे बनाने के लिए बीटा अमाइलेज डिग्रेड करेगा, एंड वो बनाएंगे माल्टोज और डाइसैकेराइड। तो पहले स्टार्च जो है पॉलीसैकेराइड है, उसको ओलिगोसैकेराइड में कन्वर्ट किया गया, किसने किया, अल्फा अमाइलेज ने। फिर उस ओलिगोसैकेराइड को बीटा अमाइलेज ने माल्टोज या डाइसैकेराइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। माल्टेज देन कन्वर्ट्स माल्टोज टू ग्लूकोज, और सिंपल कर दिया गया, माल्टोज को ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, किसने कर दिया, माल्टेज ने। तो याद रखिएगा, तीन इंपॉर्टेंट एंजाइम के बारे में हम इस स्लाइड में पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम देख रहे हैं कि एक हार्मोन है जो कि जर्मिनेशन प्रोसेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब उसके एब्सेंस में आप कुछ काम नहीं कर सकते। सीड जर्मिनेशन के बारे में तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिबेरेलिन, ठीक है। तो प्लांट फिजियोलॉजी में आपने जिबेरेलिन के बारे में जरूर सुना होगा, और कहीं ना कहीं जिबेरेलिन प्लांट हार्मोन है, फाइटो हार्मोन, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। आज हम इस हार्मोन के बारे में तो इतना नहीं पढ़ने वाले, पर हम ये इसके फंक्शन, इसके रोल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जर्मिनेशन में इसका रोल क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक डायग्राम है, जिसमें आप देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है हम देखने वाले हैं कि जिबरलिन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द एम्ब्रियो एंड रिलीज इनटू द स्टार्ची एंडोस्पर्म वाया स्क्यूटेलम। तो ये आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे जिबेरलिन का सिंथेसिस होता है, और उस जिबेरलिन को कहाँ पे भेजा गया, एंडोस्पर्म में भेजा गया, ठीक है, स्टार्ची एंडोस्पर्म वाया स्क्यूटेलम। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में स्क्यूटेलम कहाँ है, ग्रीन कलर का पोर्शन, ठीक है। डायग्राम को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है समझने के लिए स्टेप्स, ओके। तो पहले आप डायग्राम को, अगर आपको लगे कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या बता रही हूँ, कहाँ बता रही हूँ, प्लीज पॉज द वीडियो, पॉज करिए और डायग्राम को एक बार अच्छे से देख लीजिए, कहाँ पे स्क्यूटेलम है, रूट है, ठीक है, कोलियोप्टाइल कहाँ है, शूट अपाइकल मेरिस्टम कहाँ है, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं बॉक्सेस में, वो कहाँ है देख लीजिए, अल्यूरोन लेयर कहाँ है देख लीजिए, फिर से वीडियो को स्टार्ट करिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ क्या हुआ, पहले स्टेप में जिबरलिन सिंथेसाइज हुआ, एम्ब्रियो ने सिंथेसाइज किया और उसे स्टार्च यानी कि एंडोस्पर्म में भेज दिया, किसके द्वारा, किसके थ्रू भेज दिया, स्क्यूटेलम ने स्क्यूटेलम के थ्रू भेज दिया। अब क्या होगा उस जिबेरिलिन का, तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे आप देखिए, जिबेरिलिन डिफ्यूज टू द एल्यूरोन लेयर, जिबेरिलिन एल्यूरोन लेयर में चले गए, ठीक है। इससे पहले लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि
मोनोकॉट का जो सीड था वहां आपको एल्यूरॉन लेयर मैंने दिखाया था, अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो प्लीज गो बैक एंड देख कर आइए कहाँ होता है एग्जैक्टली एल्यूरॉन लेयर। सो जिबेरलिन डिफ्यूज टू द एल्यूरॉन लेयर में डिफ्यूज हो गया जिबेरलिन, अच्छा ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, एल्यूरॉन लेयर सेल्स आर इंड्यूस्ड टू सिंथेसाइज एंड सिक्रीट अल्फा अमाइलेज, हमें तो यही चाहिए था, है ना, हम थोड़ी देर पहले यही डिस्कस कर रहे थे, अल्फा अमाइलेज एंड अदर हाइड्रोलिसिस टू द एंडोस्पर्म। एल्यूरॉन लेयर सेल्स आर इंड्यूस्ड टू सिंथेसाइज, एल्यूरॉन लेयर क्या करेगी अब, अल्फा अमाइलेज को सिक्रीट करेगी, सिंथेसाइज करेगी पहले फिर सिक्रीट करेगी, और अल्फा अमाइलेज के साथ साथ और भी हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का काम क्या होता है, किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करना, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, स्टार्च एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, है ना, हमने देखा लास्ट स्लाइड में ही देखा, ठीक है, जो स्टार्च था उसको ओलिगोसैकेराइड्स में कन्वर्ट किया गया, फिर उसको हम कह सकते हैं डाइसैकेराइड माल्टोज में कन्वर्ट किया गया, फिर माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया गया, ओके। देन फिफ्थ स्टेप, the endosperm solutes are absorbed by scutellum and transported to the growing embryo। तो अब ये छोटे छोटे एंडोस्पर्म सोल्यूट्स का क्या मतलब है, ग्लूकोज है, ठीक है, जो भी सिंपलर शुगर है उस वो क्या हुए, सोल्यूट्स हुए, और इसे कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर से बैक स्क्यूटेलम में एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का एक स्टेप है, एरो किसने बनाया, एल्यूरॉन लेयर ने बनाया, और ये रहा एंडोस्पर्म सोल्यूट्स, अब इसे कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, इसे हम ग्रोइंग एम्ब्रियो को ट्रांसपोर्ट कर देंगे, जो ग्रीन कलर का है। इजी, अगर नहीं समझ में आ रहा फिर से बैक जाइए, फिर से रिपीट करके स्टार्टिंग से देखिए। तो 5 स्टेप में हमने ये प्रोसेस पढ़ लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जर्मिनेशन से रिलेटेड, इसलिए मैंने यहाँ आपको प्रोवाइड किया है। प्रोटीन स्टोरेज वैक्यूल्स आर प्राइमरी सोर्स ऑफ अमीनो एसिड्स फॉर न्यू प्रोटीन सिंथेसिस इन सीडलिंग। तो अब तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात करके आए, हमने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स प्रोटीन्स ये सारे सीड में रिजर्व स्टोर्ड फूड के हिसाब से रिजर्व रहते हैं, है ना, रिजर्व फूड के हिसाब से स्टोर्ड रहते हैं, आई मीन। तो अब हमने कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च का तो देख लिया, अब प्रोटीन का क्या है, प्रोटीन स्टोरेज वैक्यूल्स आर primary source of amino acids for new protein synthesis in the seedling. Storage vacuole contain phytin. ओके, तो फाइटीन नाम का एक प्रोटीनेशियस मटेरियल है जो कि प्रेजेंट रहेगा। फिर उसके बाद कुछ आयंस रहेंगे, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, कैल्शियम, सॉल्ट और फैटी एसिड्स, ये सब रहेंगे सीड के अंदर जो जर्मिनेशन में मदद करेंगे। फिर एक हार्मोन है फाइटेज जो कि क्या करेगा, इस फाइटीन को हाइड्रोलाइज करेगा यानी कि तोड़ देगा, और क्या रिलीज करेगा, फॉस्फेट को रिलीज करेगा जो स्टोर्ड था, और बाकी आयंस को भी जो कि सीडलिंग के ग्रोथ में मदद करेंगे। क्लियर, प्रोटीन का काम यहाँ पे हो गया। अब लिपिड्स है, so lipids are high energy carbon source that can be stored in oil or lipid bodies, है ना, जैसे कि मस्टर्ड, कॉटन, फ्लैक्स सीड्स, पीनट, sesame seeds, ठीक है। So they contain lipids such as triglycerides, phospholipids and other proteins such as oleosins, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं सीड में जो सारी चीजें प्रेजेंट रहती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ है एल्यूरॉन लेयर। एल्यूरॉन लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एक रेफरेंस स्लाइड ही बना ली, उसके बारे में बोलने के लिए ऐसे डेफिनेटिव तरीके में कुछ नहीं है, पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपने देखा है ना। So the diploid endosperm is composed of two tissues, centrally located starchy endosperm and an eleuron layer. It secretes starch degrading enzyme, हमने देखा अल्फा अमाइलेज एंड बीटा अमाइलेज as well as many hydrolases, okay, with the help of hormone gibberellic acid, ये भी हमने देखा। Alleuron layer secretes alpha amylase, आप बीटा अमाइलेज भी मेंशन कर सकते हैं, एंड मेनी मोर हाइड्रोलेजेस भी मेंशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जीन लेवल पे। अब तक हम लोग ऊपर ऊपर डिस्कस कर रहे थे। सो जीन लेवल पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट जीन आता है, दैट इज जिबरेलिक एसिड MYB प्रोटीन।
सो जिबरलिक एसिड एम्बाइबी प्रोटीन जो है ये पॉजिटिव रेगुलेटर है अल्फा अमाइलेज का। इसके प्रेजेंस में अल्फा अमाइलेज का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, यानी कि सिंथेसिस होगा। तो और एक सीक्वेंस है गेयर, दैट इज द फुल फॉर्म इज जिबरलिक एसिड रेस्पॉन्स एलिमेंट एंड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अल्फा अमाइलेज जीन प्रोमोटर। ठीक है, तो जो भी चीजें किसी भी प्रोटीन के लिए या एंजाइम के प्रोडक्शन या उसके फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, उन सबको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स देना होता है, तभी वो प्रोसेस आगे बढ़ता है। ठीक है, ये पूरा मॉलिकुलर बायोलॉजी वाला प्रोसेस है। So MYB proteins are a class of transcription factors in all eukaryotes including plants. So MYB जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं, उसी की वजह से ट्रांसक्रिप्शन होगा, पॉसिबल होगा। ओके, तो और एक है कि कैल्शियम इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट जिबरेलिन सिग्नलिंग पाथवेज आर आल्सो इम्पोर्टेंट। कैसे? Calcium independent regulates alpha amylase secretion and calcium dependent leads to the production of alpha amylase. ठीक है, तो सिक्रीशन और प्रोडक्शन दो अलग अलग बातें हैं, समझिए। प्रोडक्शन यानी कि उसका फॉर्मेशन, सिक्रीशन यानी कि कंटिन्यूस उसका अल्फा अमाइलेज सिक्रीट होना चाहिए, तब स्टार्च जो है वो डिग्रेड होगा और अवेलेबल फॉर्म में ग्रोइंग सीडलिंग को मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो और प्रोटीन्स हैं, इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स जो जिबरेलिक एसिड के प्रोडक्शन या अल्फा अमाइलेज के प्रोडक्शन में मदद करेंगे, वो है जिबरेलिन रिसेप्टर GID1। ये क्या करता है? इट प्रोमोट्स डिग्रेडेशन ऑफ नेगेटिव रेगुलेटर्स ऑफ जिबरेलिन रेस्पॉन्स। देखिए, जब जिबरेलिक एसिड रिलीज हो रही है तभी अल्फा अमाइलेज का रिलीज होना पॉसिबल है या प्रोडक्शन पॉसिबल है ना। सिग्नलिंग तो जिबरेलिक एसिड ही दे रहा है। मान लीजिए जिबरेलिक एसिड ही नहीं बना तो अल्फा अमाइलेज बीटा अमाइलेज का प्रोडक्शन कैसे पॉसिबल है? नहीं है। तो इसलिए जिबरेलिन रिस्पॉन्स होने के लिए हमें उसके कुछ इनहिबिटर्स या नेगेटिव रेगुलेटर्स को डिग्रेड करने होंगे। ठीक है, तो वो कौन प्रोमोट करता है? GID1। नेक्स्ट है जिबरेलिक एसिड MYB, जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, activates alpha amylase gene expression. That is why it is a positive regulator of alpha amylase. I hope this is clear. A mutation in GARE, यानी कि हम लास्ट स्लाइड में जो डिस्कस करके आए थे, GARE GARE जिबरेलिक एसिड रेस्पॉन्स एलिमेंट prevents alpha amylase expression. Okay, म्यूटेशन इन गेयर यानी कि गेयर को भी पॉजिटिव रहना होगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना होगा। अगर GARE में भी म्यूटेशन है तो अल्फा अमाइलेज का एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। जिबरेलिक एसिड MYB इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर एनहांसमेंट ऑफ अल्फा अमाइलेज एक्सप्रेशन। देखिए, ये जब भी आप लाइफ साइंस पढ़ेंगे या किसी भी बायोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे तो कोई भी एक्सपेरिमेंटल चीजें हुई है तो यहाँ ये दो वर्ड यूज होते हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। इसका मतलब क्या है कि ये जिबरेलिक एसिड MYB जो है प्रोटीन, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये जितना चाहिए उतने ही अमाउंट में अगर मिलता है तो अल्फा अमाइलेज का एक्सप्रेशन हो जाएगा। अगर 5 चाहिए तो 5 ही चाहिए, अगर आप 10 दोगे या आप 1 दोगे तो नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट। ठीक है, इसके साथ कुछ और देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके एब्सेंस में भी नहीं होगा, इसके प्रेजेंस में होगा, पर जरूरत से ज्यादा में नहीं होगा। ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट की जाती है तो ये बात पता चलती है। ठीक है, कितना कंटेंट में चाहिए, तो वहां से ये टर्मिनोलॉजीज बाहर आते हैं कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट। ठीक है, ABA inhibits gibberellin induced enzyme production. देखिए, हमेशा ऐसे याद रखिए कि ABA जो है जिबेरेलिन को पसंद नहीं करता, यानी कि जिबेरेलिन जो भी काम करने जाता है ABA उसका ऑपोजिट करने की कोशिश करता है। यानी कि इन दोनों में एंटागोनिस्ट, ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। ठीक है, एक दूसरे के इफेक्ट को एंटागोनाइज कर देते हैं, मतलब उल्टे डायरेक्शन में दोनों काम करते हैं। तो जैसे जिबेरेलिन जैसे जर्मिनेशन को आगे बढ़ाएगा तो ABA जर्मिनेशन को रोकेगा, है ना। तो आगे हम जब ABA के बारे में और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमने जो भी प्रोसेस पढ़ा है, हमने छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ा है।
अब हम उस पूरे प्रोसेस को मिक्स करने वाले, ठीक है, थोड़ा कुछ ऐड भी करने वाले हैं और उसे एक फ्लो चार्ट यानी कि एक समरी के थ्रू में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहला, यहाँ हम टोटल 12 स्टेप्स पढ़ेंगे। इस 12 स्टेप में जो भी मॉलिक्यूलर लेवल पे जो भी चीजें हो रही हैं सीड जर्मिनेशन से पहले, वो सारी चीजें हमें यहाँ पढ़ना है। तो सबसे पहला है जिबरलिक एसिड फ्रॉम द एम्ब्रियो एंटर्स एल्यूरॉन सेल। तो हमने ये देखा था, स्क्यूटेलम के थ्रू जाता है, मैंने आपको बताया था। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, प्लीज पीछे चले जाइए, बैक करिए और देख सकते हैं आप। Once inside the cell, so second point, gibberellic acid may initiate calcium calmodulin dependent pathway necessary for alpha amylase secretion. Okay, gibberellic acid binds to GID1 in nucleus. So what is GID1? It is the receptor for gibberellic acid, and upon binding, gibberellic acid and the GID1 receptor undergoes allosteric change. Allosteric change मतलब कोई भी मॉलिक्यूल में अगर वो रिसेप्टर अपने लाइगेंड के साथ बाइंड हो जाता है, यानी कि अगर GID1 जिबरलिक एसिड का अगर रिसेप्टर है तो जिबरलिक एसिड उसका लाइगेंड हुआ, तो उसमें उस पूरे स्ट्रक्चर में एक एलोस्टेरिक चेंज हो जाएगा, यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल में एक चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से डेला नाम का एक रिप्रेसर जो है वो उसके साथ बाइंड हो जाएगा। डेला प्रोटीन बाइंड होते ही जो जिबरलिक एसिड और जिबरलिक एसिड का रिसेप्टर था कॉम्प्लेक्स, उसके पास एक एफ बॉक्स प्रोटीन है, एफ बॉक्स अ पार्ट ऑफ एचसीएफ कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये हमेशा डिग्रेडेशन में काम करते हैं। हमें डेला नहीं चाहिए क्योंकि वो एक रिप्रेसर है, वो हमारे प्रोसेस में ऑब्स्टेकल डाल रहा है, बाधा डाल रहा है। तो हमें कोई रुकावट नहीं चाहिए, हमें तो एक्सप्रेस करना है अल्फा अमाइलेज का, हमारा एम है। तो वो डेला प्रोटीन के ऊपर जो ग्रास डोमेन है उसके ऊपर यूबिक्यूटिनेशन कर देगा, और यूबिक्यूटिनेशन करने के वजह से डेला प्रोटीन जो है वो डिग्रेड हो जाएगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे यूबिक्यूटिन रेसिड्यूज जो है वो डेला प्रोटीन के कौन से जगह पे लग गए, ग्रास डोमेन के ऊपर लग गए हैं, ये हमने देखा था। अब क्या होगा आगे, इज डिग्रेडेड बाय 26S प्रोटियासोम। तो प्रोटियासोम 26S प्रोटियासोम आप कभी भी सुने तो इसका मतलब है वो चीजों को क्रश करने वाली मशीन है ना। अगर हम डे टू डे लाइफ में अगर देखें तो चीजों को क्रश करने वाली मशीन मतलब किसी भी प्रोटीन को आप तोड़ ताड़ दो, हमें वहां उस चीज की जरूरत नहीं है, हमें अभी के लिए इस प्रोटीन को डिग्रेड कर देना है। तो उसके लिए हमें किसकी मदद चाहिए, एक तो यूबिक्यूटिनेशन करवाना पड़ेगा, तब 26S प्रोटियासोम को समझ में आएगा कि अच्छा मुझे इसको तोड़ देना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वंस द डेला प्रोटीन हैज बीन डिग्रेडेड, देखिए डेला प्रोटीन डिग्रेड हो चुका, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अर्ली जीन इज एक्टिवेटेड। कौन से जिबरलिक एसिड MYB shown in the model as an early gene although there is evidence। ओके, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो बातें दी हुई है ना, ये आपको डायग्राम में मैं आगे देखेंगे, हम डायग्राम है इसका, ठीक है। तो ये ब्रैकेट की बातों को अभी के लिए इग्नोर करिए, आप इतना ध्यान रखिए, डेला प्रोटीन डिग्रेड हो गया। अब जो जीन्स के का जो ट्रांसक्रिप्शन होना था, ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक ही तो हमारे लाइफ में विलन था डेला प्रोटीन, वो भी चला गया, तो अब हम सारे प्रोटीन का डिग्रेडेशन कर सकते, सॉरी फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। द mRNA फॉर जिबरलिक एसिड MYB इज ट्रांसलेटेड इन साइटोसोल। देखिए ये बेसिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, अगर आपको नहीं पता मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लीज मेरे चैनल में जाइए और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वीडियोस देख लीजिए जब भी आपको टाइम मिले। तो यहाँ हम ये सिंपल सी स्टोरी है कि mRNA जो है वो न्यूक्लियस के अंदर बनता है, फिर mRNA साइटोसोल में आता है, तब वहाँ उसकी प्रोटीन सिंथेसिस होती है उस mRNA की, और उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। तो वही हुआ है यहाँ पे भी। नेक्स्ट है द न्यूली सिंथेसाइज्ड जिबरलिक एसिड MYB ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंटर्स द न्यूक्लियस। अब देखो किसका ट्रांसलेशन हुआ, साइटोसोल में आके किसकी प्रोटीन बनी है, जिबरलिक एसिड MYB, जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। अब ये प्रोटीन बन गया ना, साइटोसोल में आके फिर से कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, और किसके प्रोमोटर्स को जाके बाइंड करना है, हमारा फाइनल एम क्या है, हमारा तो एक ही एम है, हमें अल्फा अमाइलेज चाहिए, एंड जीन्स एनकोडिंग अदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी हमें चाहिए। तो इसके फॉर्मेशन के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे इतनी देर से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे और हम अल्फा अमाइलेज के प्रोमोटर के ऊपर जाके बाइंड हो जाएंगे। ये हम कौन है? जिबेरलिक एसिड MYB ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ठीक है। जाके ज्वाइन हो जाए, बाइंड हो जाएगा प्रोमोटर के ऊपर और उसका सिंथेसिस यानी कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस शुरू कर देगा। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा, है ना। जो जीन्स ट्रांसक्राइब करने थे अब हो सकते हैं, क्योंकि अब कोई हम कह सकते हैं ऑब्स्टेकल्स नहीं रहे। अब alpha amylase and other hydrolases are synthesized on rough endoplasmic reticulum, processed, packaged into secretion vesicles by Golgi bodies. Okay, proteins are secreted by exocytosis. exocytosis यानी कि सेल के बाहर की तरफ आने का प्रोसेस हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, अंदर की तरफ को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये साइंस की टर्मिनोलॉजीज हैं। The secretory pathway requires gibberellic acid stimulation of calcium calmodulin dependent pathway. तो ये बात हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो 12 पॉइंट्स है ये पूरी समरी है। एक्चुअल में अंदर जो बेसिक क्या प्रोसेस चलता है ना, उसकी वजह से सीड जर्मिनेशन प्रॉपरली हो पाता है। तो ये 12 स्टेप्स में ये प्रोसेसेस हैं। इन्हीं प्रोसेसेस को हम एक डायग्रामेटिक फॉर्म में देखेंगे। ओके, तो आपको पूरा सिनेरियो जो है वो क्लियर हो जाएगा। पूरी स्टेप्स को एक्सप्लेन करती है। तो सबसे पहले स्टेप में आप देख सकते हैं जिबेरेलिक एसिड है ना। जिबेरेलिक एसिड हार्मोन है, वो सेल के अंदर एंटर करता है। सेकेंड स्टेप में हमने कहा कैल्शियम डिपेंडेंट सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, है ना। इससे भी जो है सिक्रीशन पॉसिबल होता है अल्फा अमाइलेज का, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। थर्ड स्टेप में क्या है? जिबेरलिक एसिड जो है अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है। रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद फोर्थ स्टेप यहाँ पे हम देख सकते हैं, फिफ्थ स्टेप यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। फिर डेला प्रोटीन में जो ग्रास डोमेन है उसका डिग्रेडेशन होता है, ये हमने पढ़ा, ठीक है। देन देखिए यहाँ पे डेला प्रोटीन ग्रास के साथ है। जैसे ही डेला प्रोटीन डिग्रेड हो जाता है तो जिबेरलिक एसिड MYB ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का जो जीन है वो एक्सप्रेस हो गया, है ना। ये एक्सप्रेशन होने के बाद अब बाहर गया। फिर जिबेरलिक एसिड MYB जो है एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, उसका mRNA प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया साइटोसोल में जाकर, फिर से वो प्रोटीन अंदर आया और अब अल्फा अमाइलेज जीन का एक्सप्रेशन कर रहा है। यहाँ पे 9th स्टेप में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब अल्फा अमाइलेज mRNA फॉर्मेशन हो गया, अब ये प्रोटीन फॉर्मेशन होगा साइटोसोल में जाकर। फिर वो प्रोटीन फॉर्म होने के बाद उसको पैक किए जाएंगे और सिक्रीट किए जाएंगे, और जहाँ ज़रूरत है स्टार्च डिग्रेडेशन इन एंडोस्पर्म में तो वहाँ पे उसको यूटिलाइज किया जाएगा। देखिए कितना इजी प्रोसेस है। प्लीज़ इसे 2 बार ज़रूर देखिए, पूरे 12 स्टेप्स। और यहाँ पे जिस तरह से 1 से लेके 12 सीक्वेंस दिया है, अब इससे पहले जो स्लाइड्स में पॉइंट्स हमने पढ़े थे वो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। इसी डायग्राम से लिए हुए पॉइंट्स हैं। चलिए स्लाइड, सीडलिंग ग्रोथ एंड स्टैब्लिशमेंट। तो यहाँ हमें सीड जर्मिनेशन और सीडलिंग ग्रोथ एंड स्टैब्लिशमेंट के बीच का डिफरेंस समझना पड़ेगा, इसलिए ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। सीड जर्मिनेशन का मतलब है कि रेडिकल का फॉर्मेशन, यानी कि रेडिकल का इमर्जेंस हो गया सीड कोट से, सीड कोट फट कर रेडिकल बाहर आ गया, यानी कि अब रूट फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ जर्मिनेशन हो चुका। सीडलिंग ग्रोथ और स्टैब्लिशमेंट किसे कहते हैं कि सीडलिंग जो है वो कैपेबल होना चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए, यानी कि सेल्फ सस्टेन ग्रोथ के लिए कैपेबल होना चाहिए। अब now the seedling is no longer dependent on the stored reserve food of seed. सीड के पास जो रिजर्व फूड थे उस पर अब सीडलिंग जो है वो डिपेंडेंट नहीं है, खुद पे डिपेंडेंट है, फोटोसिंथेसिस करेगा, खुद के लिए फूड फॉर्मेशन करेगा। तो इसे हम सीडलिंग ग्रोथ एंड स्टैब्लिशमेंट के अंडर पढ़ेंगे। Seedling that raise their cotyledon above the soil surface is epigeal, and seedling that remains in the soil, that is hypogeal. Soil surface के नीचे ही रहेंगे तो hypogeal seedling कहलाते हैं। Auxin promotes growth in coleoptile while inhibits growth in roots. तो अर्ली फेजेस में, अर्ली सीडलिंग डेवलपमेंट में ऑक्सिन का रोल होता है।
जनरली ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो होता है रूट एंड शूट डेवलपमेंट में, जो कि हम पढ़ते हैं. सो दिस इज इट. डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये बताता है अभी तक हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा. तो एक ड्राई सीड से हमने शुरुआत की थी और हमने उसका जर्मिनेशन करवा दिया, है ना. जर्मिनेशन करवाने के बाद हमने उसको पूरे सीडलिंग में प्रॉपरली डेवलप करवा दिया. तो ये जो स्टेप्स थे इसको हमने मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ा आज, है ना. किस तरह से हार्मोन इम्पोर्टेंट होता है, कौन से प्रोटीन एक्सप्रेस होते हैं, है ना, कहाँ पे होते हैं, कौन से लोकेशन में होते हैं, और किस तरह से सीडलिंग स्टैब्लिश होता है. ये सारी बातें हमने आज पढ़ी. सो सीड जर्मिनेशन जो है वो एंड होता है. आने वाले लेक्चर्स में हम फ्लावरिंग और फ्रूट राइपनिंग के बारे में पढ़ेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दिया जाएगा जिससे आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और आपके क्वेरीज जो हैं वो शेयर कर सकते हैं. इस टॉपिक से रिलेटेड, इस वीडियो, आज के वीडियो लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो भी आप टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं. और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करिए. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.